चलिए देखिए, आज के सेशन में जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी हमारा एक फंडामेंटल का टॉपिक अभी चल रहा है, उसी को कंटिन्यूशन में ये आपका सेशन है, सेशन 3। अगर आप देख सकते हैं नंबर। आज हम बात करेंगे सीपीयूज के बारे में। जैसे अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी, लास्ट सेशन पे मेमोरी के बारे में बात की थी। आज हम डिटेल में बात करेंगे सीपीयूज के बारे में। क्यों? क्योंकि सीपीयू के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के माइंड में, लेकिन 80% बच्चों को सीपीयू के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता। अक्सर हम लोग कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि भाई हम जो ले रहे हैं ये कौन सा वाला i3 लें, i4 लें, i5 लें, i6 लें। आई बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरे पास कि सर वो कौन सा वाला प्रोसेसर लें, फिर उसमें कौन सा वाला जनरेशन लें, फिर 64 बिट लें, 32 बिट लें। इस तरह के डाउट्स आप लोगों के भी रहे होंगे, नहीं रहे होंगे माइंड में कि i3 क्या होता है, i4 क्या होता है, i7 क्या होता है, i9 क्या होता है। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में। उसमें भी जनरेशन का क्या चक्कर है, किस तरह से जनरेशन्स होती हैं, 12 जनरेशन का क्या मतलब है, सेवन्थ का कैसे पता लगाओगे आप इसके स्ट्रक्चर को देख के कि भाई ये कौन सा है। फिर उसमें कई बार आता है कि भाई उसके अंदर कोर होती है, क्वाड कोर होता है, ड्यूल कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है। ये वर्ड सुने हैं आप लोगों ने, नहीं सुने? बताइए। इस तरह की चीजें हैं हमारे माइंड में, कुछ किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस रहे होंगे इसको लेके। तो ये आज का जो सेशन है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देगा आप लोगों के सीपीयू के बारे में। चले तो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज सीपीयू, इसे हम कहानी को शुरू करते हैं। तो हमने कहा था सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि पूरे मशीन के अंदर जो मेन प्रोसेसर है उसको हम बोलते हैं सीपीयू। तो यह है क्या चीज? हमने कहा ये हार्डवेयर होता है जिसको आप अटैच करते हो मदरबोर्ड के ऊपर। किस लिए? टू प्रोसेस द गिवन डेटा बाय परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। देखिए, जब भी कोई भी प्रोसेसिंग होती है, अल्टीमेटली उसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ कंपैरिजंस होते हैं। यहाँ दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमने कहा 2+3=5, ये क्या है? एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। हमने कहा क्या 2 3 से बड़ा है? तो ये क्या है? एक लॉजिकल ऑपरेशन है। जब भी कोई भी कंप्यूटर में कोई काम होता है या रियल वर्ल्ड में कोई काम होता है, रियल वर्ल्ड में भी दो ही काम करते हैं हम लोग। तो जो काम रियल वर्ल्ड में करते हैं वही काम कंप्यूटर्स में भी होते हैं। तो एक तरह से जैसे हमारा ब्रेन होता है जो चीजों को कंप्यूट करता है, कैलकुलेट करता है, कंपेयर करता है, वैसे ही जो सीपीयू होता है एक तरह का ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो हमने क्या लिखा? सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रोग्राम। जो भी कोडिंग लिखते हैं, जो भी हम कोई प्रोग्राम्स लिखते हैं, आपने बताया था दिस सेट ऑफ सेक्शंस। उसमें जो कुछ भी लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कौन होता है? सीपीयू होता है। ये लाइन क्लियर हो रही है सब लोगों को? ये जो डेफिनेशंस लिखी है हमने, ये जो हार्डवेयर की जो मैं बात कर रहा हूँ ये है। इसमें देखिए नंबर ऑफ पिंस हैं बहुत सारे इसके अंदर। ये उसके ऊपर का कवर एक तरीके का, जहाँ लिखा है सीपीयू, और ये कवर इसके ऊपर फिट हो जाता है। तो ये ओवरऑल सीपीयू ये है। आपको हमने लास्ट सेशन पे भी जिक्र किया था कि मदरबोर्ड के ऊपर ये हार्डवेयर हम फिट करते हैं। और सारे कैलकुलेशन इसलिए, अगर क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है, तो इसलिए बहुत हीट हो जाता है। इसके लिए ऊपर हीट सिंक लगा होता है, या उसको ठंडा करने के लिए कुछ सामान मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। ये बेसिक आइडिया है क्या से हम क्या करने। तो देखिए यहाँ दो टर्म आ रहे हैं, व्हाट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक का क्या मतलब है, लॉजिकल का क्या मतलब है। तो यहां हमने आपको बताने की कोशिश की है जिससे कि इस बात को आप समझ पाए। तो यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाई अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये होता क्या है। देखिए जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावा हो, सी हो, पाइथन हो, उन सभी के अंदर सभी लैंग्वेजेस आपको ऑपरेशंस अलाउ करती हैं। या तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे या वो लॉजिकल ऑपरेशन, क्योंकि सीपीयू अल्टीमेटली यही करता है आपके लिए। तो हर लैंग्वेज के अंदर भी यही सारी चीज आपको मिलती है। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली मान ली किसी भी लैंग्वेज का बेस टॉपिक है। तो हम क्या है कह रहे हैं, एनी ऑपरेशन परफॉर्म्ड यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर आप देखते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेंड्स, जैसे ये डेटा लिख रहे हो 5 और 2, ये क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स। तो आपने कहा सॉरी यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस होना चाहिए था, तो ये एडिट कर देंगे हम। तो ये हमारा दिस इज 5+2, अगर यहाँ पे दिस इज 7, 5 - 2, तो 5 और 2 इक्वल ऑपरेंड्स, और माइनस क्या हो गया मेरा? ऑपरेटर। तो ये ऑपरेशंस क्या कहलाते हैं हमारे? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर क्लियर हो रहा होगा आपका, ये करेक्शन मैं कर दूंगा। तो ये जरा टाइपिंग करते हुए हो जाता है कभी कभी मिस्टेक्स। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक आर्किटेक्चर, इसको हम कह रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। दूसरा होता है हमारा जिसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल का मतलब होता है कंपैरिजन। तो क्या होता है? सो व्हेन वी कंपेयर टू वैल्यूज यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी ऑपरेटर होते हैं जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं हमारे,
वैसे ही दूसरे ऑपरेटर और होते हैं जिनको कहते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। इट इज कॉल्ड एज लॉजिकल ऑपरेशन। अब जैसे अगर ये आप यहां देखेंगे, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप दो चीज को कंपेयर करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इसको जो रिजल्ट होते हैं ट्रू या फॉल्स, इनको क्या बोलते हैं टेक्निकली? बुलियन रिजल्ट्स। ध्यान रखिएगा, सारे लैंग्वेजेस के अंदर, कंप्यूटर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सभी के अंदर एक टर्म यूज होता है, इसका नाम है बुलियन। बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। जैसे हमने मान लिया कंपेयर करें, क्या 5 8 से बड़ा है, तो क्या कहेगा कंप्यूटर वो? फॉल्स। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी कि कैसे इस चीज को, जैसे हम एक ह्यूमन लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड करते हैं, वैसे ही इसको हम यहाँ पे भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो लोग अगर अभी जब पाइथन पढ़ेंगे, तो पाइथन में ये चीज भी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। 9 बजे जो क्लास है आज की हमारी, उसके अंदर हम आपको इन सब चीजों को देख पाएंगे। तो हमने ये दूसरा क्या ऑप्शन दिया कि 5 is less than 8, तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू। तो इससे जो रिजल्ट कंप्यूटर, जैसे हम एक ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रू या फॉल्स बोलते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी इसको कैलकुलेट करता है, और फिर उसके बेस पे हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को जो हम बात कर रहे हैं यहाँ से? तो अल्टीमेट गोल क्या है यहाँ पे? या तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे या इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। और ये जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन भी काम करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ये बताइए पहले तो। क्यों बच्चों, कोई डाउट है तो बताइए। देखिए, ये जो पॉइंट हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का डाउट आप लोगों का हो, तो ये पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से चीजें हमारी काम कर रही हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, कोई डाउट नहीं है आप लोगों का तो। अब ये एक ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि सीपीयू के अंदर और क्या क्या चीज होती है। सीपीयू के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसको सीपीयू का कोर कंपोनेंट की बात करोगे तो तीन इसके कोर कंपोनेंट है: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड मेमोरी यूनिट। तो जो भी हम कैलकुलेशंस की बात कर रहे थे, तो ए एल यू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? ए एल यू, ये वो यूनिट है जो आपकी कंपेरिजन करती है और अरिथमेटिक ऑपरेशन करती है। ये आपकी मेमोरी यूनिट है, जहां से डेटा आता है। जैसे इनपुट होने के बाद डेटा जो जाता है, हमने कहा था रैम में जाता है, रैम से कैश में जाता है, और कैसे मेमोरी यूनिट में आता है। तो मेमोरी यूनिट के अंदर वो डेटा रहता है जो करंटली प्रोसेस होने वाला है। अब देखिए, उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होती है। तो कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, कहां से डेटा उठाना है, वो काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। तो एएलयू को जो डेटा प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। जो प्रोसेस होने के बाद जो डेटा को कहाँ रखना है, वो कौन डिसाइड करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो होनी है, वो ये डिसाइड करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं मिलके काम करते हैं। ये सारे कैलकुलेशंस करता है, ये डेटा को स्टोर करता है, ये कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो होनी है, डेटा कहाँ से आना है, वो ये डिसाइड करता है। तो अल्टीमेटली ये हमारे जो तीन काम है हमारे, ये हमारे यहाँ पे मिल के काम करते हैं। याद रहेगा ये तीनों पार्ट याद रहेंगे। तो जो सीपीयू है, वो बेसिकली इन तीन फंक्शंस पे काम करता है। मेमोरी यूनिट यूनिट होती है इसके अंदर, सीयू होता है, ईएलयू होता है। दिस इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको एक मोटा मोटा याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हुआ करती हैं। अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर एक वर्ड आता है, उसको कहते हैं क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होती है? तो कई बार आप देखोगे तो ये कहा होता है कि भाई जो आपका कंप्यूटर है, वो कितना फास्ट है या कितना स्लो है, वो कौन चीज डिसाइड करती है? उसको कहते हैं क्लॉक स्पीड। इसी को देख के हमें समझ में आ जाता है कि आप किसका प्रोसेसर फास्ट है, किसका प्रोसेसर स्लो है। तो क्लॉक स्पीड कहते किसको है? अब जरा ध्यान से देखिए। दिस इज नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाई ए कंप्यूटर इज नोन एज क्लॉक स्पीड। ये कैसे पता चलेगा? इसको कहते हैं हम साइकिल्स पर सेकंड। कैसे मेजर करते हैं इसको? साइकिल्स पर सेकंड। यानी एक सेकंड में, यानी एक जो काम होता है, एक काम को हम बोलते हैं एक साइकिल। तो एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल हो सकते हैं, उसको कहते हैं क्लॉक स्पीड। और उसकी जो आपकी यूनिट होती है मेजर करने की, उसका नाम होता है हार्ट्स। तो एक जो फ्रीक्वेंसी, एक जो साइकिल है हमारी किसी भी काम को करने की, उसको कहते हैं 1 हर्ट्स। जनरली जो स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, जो जो आती है कंप्यूटर्स की, वो दो तरह से आती है। इसको कहते हैं मेगा हर्ट्स, एक को कहते हैं गीगा हर्ट्स। ये टी गलत लग गया, इसको हटाना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स। मेगा का मतलब होता है 10⁶, और गीगा का मतलब होता है 10⁹ ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जैसे कोई भी कंप्यूटर है, उसकी अगर हम स्पीड देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी कितनी टास्क वो एक सेकंड में कर सकता है।
तो उसकी हम स्पीड जो मेजर कर सकते हैं वो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि वो गीगाहर्ट्ज में है या मेगाहर्ट्ज में, कितनी है कितनी नहीं है। मान लीजिए अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि सपोज मेरा जो करंट कंप्यूटर है, आपका ये लैपटॉप है हमारा, इसकी क्या स्पीड है, तो सिंपल कहाँ से जाएंगे आप, यहाँ से जाइए, दिस पीसी पे जाइए, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए। जब प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा, देखिए आपका प्रोसेसर कौन सा इंटेल का है, ये कौन सा है, i3। यहाँ लिखा है एक नंबर देखिए, 7020U CPU, 2.3 GHz। 2.3 GHz का मतलब हो गया 2.3 × 10⁻⁹ साइकिल्स पर सेकेंड, यानी उतने टास्क एक सेकेंड में ये कर सकता है। तो अब लगा लिए, तो 10⁹ कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ से मल्टीप्लाई करिए आप 23 को, तो लगभग ये 23 करोड़, मोटा मोटा अगर कहूं उतनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये फॉलो करने की ताकत रखता है। आइडिया लग रहा है आप लोगों को देख के, AI3 प्रोसेसर है इसके अंदर। अब ये 7020 आप देखेंगे तो 70 है, इसको कहते हैं जनरेशन, सेवन्थ जनरेशन। ये जो 2 डिजिट्स होती हैं इसको, ये हमारा आता है, जो ये फर्स्ट डिजिट आप इसको चेक कर सकते हो, दिस इज i3, दिस इज सेवन्थ जनरेशन CPU। जो अगर आप देखेंगे ये इसकी क्लॉक स्पीड है। जितनी ये ज्यादा होगी उतना ही बढ़िया आप काम करोगे, यानी कि ये जितनी ज्यादा से ज्यादा हो उतना ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सब लोगों को, क्या बच्चों? क्लॉक स्पीड का कंसेप्ट कहाँ से आता है और कैसे चेक करते हैं? तो जो क्लॉक स्पीड होती है वो बताती है कि एक सेकेंड में आप कितने काम कर सकते हो। और गीगाहर्ट्ज और ये मेगाहर्ट्ज का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो कैसे मेजर करोगे कि आप इसकी स्पीड कितनी है, कैसे है? ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाना चाहिए सब लोगों को। गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो क्लॉक स्पीड एक नॉर्मल टर्म है कंप्यूटर्स की दुनिया में, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज क्लॉक स्पीड, तो दिस इज नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड, और यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। हर्ट्स मोस्टली 200 में नापे जाते हैं, मेगा हर्ट्स एंड गीगा हर्ट्स, जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड या लैपटॉप की स्पीड आपको पता चलती है। अब एक वर्ड और सुना होगा आपने इसके अंदर, कोर। सुना है वर्ड, नहीं सुना? ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, सिंगल कोर, ये वर्ड सुने हम लोगों ने, नहीं सुने थे? कोर क्या चीज होती है, तो हमने यहाँ आपको डिफाइन करने की कोशिश की है इसको। हमने कहा कि कोर इज लाइक ए मिनी सीपीयू इनसाइड ए मिनी सीपीयू। जो सीपीयू होता है उसके अंदर भी सब सेगमेंटेशन किया गया है, छोटे छोटे सब सीपीयूज बनाए गए हैं, इनको कहते हैं कोर्स। इससे फायदा क्या होता है, इट कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इंडिपेंडेंटली। साथ साथ आप एक साथ मल्टीपल टास्क को रन कर सकते हो, पैरेलल। एक वर्ड से आप सुनाओ, पैरेलल प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग, कि एक सीपीयू के अंदर भी एक साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हो। उसके लिए क्या करते हैं, सीपीयू के अंदर कोर बनाई जाती है। सो मॉडर्न सीपीयू है मल्टीपल कोर्स टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। इससे क्या होगा, इससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और आपका जो सिस्टम है वो क्या बन जाएगा, मल्टीटास्किंग बन जाएगा। तो ये आपने सुने होंगे, सिंगल कोर का मतलब है पूरा का पूरा जो सीपीयू एक ही है, उसमें अलग अलग टुकड़ों में इसको डिवाइड नहीं किया गया है। ड्यूल कोर का मतलब हो गया उस सीपीयू को दो कोर में डिवाइड किया गया है, यानी एक साथ पहले आप दो काम कर सकते हो। क्वाड कोर का मतलब है एक साथ चार काम कर सकते हो। ऑक्टा कोर का मतलब है इसी तरीके से आप एक साथ आठ काम कर सकते हो। तो जो आपका सीपीयू है वो कोर में जब आप डिवाइड कर देते हो, तब इसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मशीन में कितने कोर हैं, कोई बता सकता है आप लोगों में से? आपकी जो भी आप यूज कर रहे हो अपनी मशीन या लैपटॉप, उसके अंदर कितने कोर हैं आप कैसे पता करोगे? किसी को आइडिया आप लोगों में से? देखिए बहुत ही ये बेसिक बातें हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि भाई हम कंप्यूटर में मास्टर हैं, तो बहुत छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब डेली यूज की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं। और हमें नहीं पता कि हमारे प्रोसेसर में क्वाड क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, ड्यूल कोर है, सिंगल कोर है, इससे ज्यादा भी कोर हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपका प्रोसेसर कौन सा, उसी हिसाब से कोर भी अलग अलग होती है। देखिए एक कमांड मैं आपको बता रहा हूँ देखने के लिए, आप इस कमांड को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका प्रोसेसर है। यहाँ पे अगर आते हो, जो ऊपर ये बार आती है, कोई भी सर्च बार आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ लिखिए CMD, या सर्च बार में भी लिख सकते हो आप CMD। तो CMD से जब आप जाते हो तो वहां पे
जब पहुंचेंगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट विंडो आएगी। आपको पता है CMD हमारी कमांड होती है, टू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। जब यहाँ आएंगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट विंडो आ जाएगी आपकी। यहाँ एक कमांड लिखेंगे आप, SET रन। तो देखिए जरा अपनी मशीन को चेक करिए। तो यहाँ अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। चेक करिए कहीं, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स ढूंढिए कहाँ लिखा है आपका। कहाँ चला गया? ऑल यूजर्स, ड्राइवर, ये देखिए कितने प्रोसेसर आ रहे हैं इसमें हमारे, 4। तो सेट एक कमांड है जिसमें बहुत सारी वेरिएबल्स आते हैं, इनके बारे में अभी आपको बताया जाएगा। वी कॉल सिस्टम वेरिएबल्स। और इसी के अंदर एक खास वेरिएबल होता है, इसका नाम है नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। साथ में देखिए आपको जो प्रोसेसर के बारे में आप और भी जान सकते हो, ये प्रोसेसर इंटेल का है, 64 बिट का है। और साथ साथ ये जेन्युइन इंटेल है। यहां से बहुत कुछ अपने प्रोसेसर के बारे में आप जान सकते हो। देख रहा है? तो कितने प्रोसेसर हैं? तो ये कौन सा हो गया, क्वाड कोर, क्योंकि 4 प्रोसेसर हैं इसके अंदर एक साथ। तो इसलिए कौन सा हो गया CPU, किसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड कोर। क्लियर हो रही है बात ये सब लोगों को? किस तरह से देख सकते हैं इनको हम? तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जितनी भी अंदर की टेक्निकल बातें हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डेली यूज में इन सब चीज़ों के बारे में, एज ए इंजीनियर आप काम कर रहे हो, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हो, IT प्रोफेशनल काम कर रहे हो, आपको ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इन टर्मिनोलॉजी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? आइडिया क्लियर है? आगे चले। तो जितने ज्यादा आपकी कोर होंगी, मान लीजिए, उतना ही फास्ट आपका CPU वर्क करेगा, उतनी ही आपका वैल्यूएबल आपकी मशीन होगी। ठीक है? तो ये आपका बेस आइडिया है, व्हाट इज कोर। अब इसी के अंदर बात आती है, इंटेल की बहुत सारी जो सीरीज होती हैं, तो उसमें क्या क्या चक्कर होता है। i3 है, i5 है, i7 है, i9। ध्यान रखिए, i4 नहीं होता, i6 भी नहीं होता, i8 भी नहीं होता, ये ऑड नंबर में होते हैं नंबर्स। तो i3 है, देन i5 है, देन i7 है, देन i9 है। आज जो आई वाला इंटेल है यहाँ पे। तो इंटेल की जो सीरीज है वो इस तरीके से होती हैं। अब जैसे अभी हमने दिखाया था, आपका जो प्रोसेसर है उसमें कोर कितने हैं, 4। i5 में कोर कितने, 8। i7 कोर कितने, 12। i9 में कोर कितने हैं, 24। ये सोच लीजिए अब जितने प्रोसेसर एक तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं आपके, ये आपकी क्लॉक स्पीड होती है, मैक्स क्लॉक स्पीड है। 4.3 GHz, 4.4 GHz, 5.0 GHz, 5.8, ये मैक्सिमम स्पीड है। तो इसको आप चेक कर सकते हो कि किस हिसाब से स्पीड आपकी बढ़ रही है। जो जनरली ये जो प्रोसेसर्स हमारे पास हैं, ये ऑफिस पर्पज के लिए, जूम के लिए, बेसिक डेवलपमेंट में इसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन i9 आपको गेमिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए, कोडिंग के लिए, ग्राफिक प्रोग्रामिंग के लिए, आप 3D डायमेंशन, 3D से बेस को प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे ऑटो कैड वगैरह आपने सुना होगा, कोई कैड वगैरह के लिए, वो सब चीज़ों के लिए होता है। जैसे अगर 5.8 की बात करो तो कितना हो गया, 5.8 × 10⁻⁹ साइकिल्स पर सेकेंड। उतनी स्पीड लगभग आप इसके ऊपर निकाल सकते हो। तो आप समझ लीजिए कि ये लगभग 10 करोड़ है आपका। तो अगर ये हल्का सा भी चेंज अगर हो रहा है, 4.4 से 5 भी आ रहे हो, 5 से 5.8 भी आ रहे हो, तो 0.8 का भी अगर चेंज है और 10 करोड़ से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो सीधे सीधे आप निकल लगा लीजिए कि 0.8 भी करोगे तो लगभग 80 लाख हो गया। यानी 80 लाख टाइम्स आपका दूसरा कंप्यूटर उससे फास्ट हो गया। तो ये समझ पा रहे हैं अलग अलग प्रोसेसर के जो हमारे टाइप हैं, किस तरह से उनकी कोर होती हैं, कैसे उनकी क्लॉक्स होती हैं, क्लॉक की कैसे, इसका जनरल यूज हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम नहीं करते हैं। तो आइडिया लग रहा है? ध्यान ध्यान रखिए, कोई i4 नहीं होता, कोई i6 नहीं होता, कोई i8 नहीं होता। तो इसके टाइप भी होते हैं, सब टाइप। जैसे सब टाइप बताओ मुझे, रोहित, कौन से सब टाइप की बात कर रहे हो आप? एग्जाम्पल दो जैसे। सब टाइप क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं थोड़ा सा वो नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई एग्जाम्पल टाइप करो, आप कौन सी एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हो आप? i7, उसका भी वेरिएंट होते हैं। वेरिएंट बेटा होते हैं आपके उसके बेसिस पे, जनरेशन के बेसिस पे। जो अगला टर्म है हमारा, जो कहते हैं जनरेशंस। राइजन भी प्रोसेसर, हाँ बेटा, जैसे इंटेल है ना वैसे ही राइजन है, EMD है।
बहुत सारी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। जो आई सीरीज है वो मेनली जो सीरीज है वो इंटेल की सीरीज है। समझे ना, राइजन भी एक कंपनी का नाम है, एएमडी भी एक कंपनी का नाम है। बहुत सारी कंपनियां सीपीयू बनाती हैं, जरूरी कि अगले इंटेल बनाती है। समझे ना बात, नहीं तो राइजन भी एक ब्रांड है बेसिकली। चले, तो अभी हर, क्योंकि आई सीरीज जो पॉपुलर है वो मेनली इंटेल की सीरीज है, ये ध्यान रखिएगा। चले, तो ये मोटा मोटा हमने आइडिया देने की कोशिश की है। अब कई बार इसमें जो टर्म आता है वो आता है जनरेशन्स का, कि ठीक है आई3 प्रोसेसर है, आई4 प्रोसेसर है, पर उसके अंदर भी जनरेशन्स हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास आई7 आपकी 9th जनरेशन का है, उसी के पास किसी का आई7 13th जनरेशन का है। जितनी ज्यादा बड़ी जनरेशन होगी यानी उतना ही वो अपडेटेड होगा, उतना ही वो फास्ट होगा। तो जैसे अब ये देखिए, हमने लिखा i5 8250, इसका मतलब ये 8th जनरेशन है। जो फर्स्ट ये नंबर है, ये बताता है ये कौन सी जनरेशन है। यहाँ अगर देखेंगे 2 डिजिट होती है, मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो वास्तव में फर्स्ट 2 डिजिट्स के हम बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा, जैसे ये देखो i5 11, तो ये 11 जनरेशन है। i9, तो ये आपका 13 जो है हमारे पास, ये हमारा। तो लास्ट की 3 डिजिट को आप इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये हमारे पास ये 13 जनरेशन है, ये आपका 11 जनरेशन है। इस तरह से उसको आप आइडेंटिफाई करते हो। जनरेशन से होता क्या, देखिए, एक तो होती है परफॉर्मेंस। जितनी ज्यादा बड़ी जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन, उतना ही फास्ट स्पीड, उतना ही पावर की एफिशिएंसी होती है। जो बैटरी लाइफ होती है आपके लैपटॉप्स की, वो उतनी अच्छी होती है। जो आर्किटेक्चर होता है वो भी स्मॉल होता चला जाता है। यानी इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है, जिससे ये लैपटॉप आपके बने होते हैं, इनको सीपीयू जो बना होता है आपका, उसको कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। जितना आप छोटे होते चले जाओ उतना ही ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होता चला जाएगा। पहले 14 नैनो, एनएम होता है नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर। जितना भी आपका ये लेटेस्ट होता चला जाएगा उतना ही आपके प्रोसेसर का ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होता चला जाएगा, उतना ही वो फास्ट और बेटर होता चला जाएगा। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स बेटर फॉर गेम्स एंड वीडियोस, सिक्योरिटी, न्यू हार्डवेयर प्रोटेक्शन, ये फीचर बढ़ती चली जाती है। तो जितना बड़ा जनरेशन होगा उतने ही फीचर उसके। i7 10th जनरेशन है, बट हीट होता है। हीट होता है तो बेटा आपको दिखाना पड़ेगा, इसका जो हीट सिंक लगा हुआ है इसका मतलब वो गड़बड़ कर रहा है, तो आप मदरबोर्ड चेक कराइए अपना। तो हीट हीट जो आती है मेनली, एक तो जहां आप इसको रखते हैं इसका एक स्टैंड आता है, आप स्टैंड लीजिए प्रॉपर, जिससे एयर पास प्रॉपर हो। सस्ता से ही 200 250 रुपए का एक स्टैंड आता है इसका, और स्टैंड पे रखिए आप इसको, क्योंकि नीचे से इसको हीट मिल रही कहीं ना कहीं, इसका मतलब ये है। कभी भी बेड पे मत रखिएगा आप अपने लैपटॉप्स को, ध्यान रखिए जो लैपटॉप्स की जो उसकी धूल होती है आपके बेड्स वगैरह में, कहीं ना कहीं जो रजाई होती है इन पर रखने से आपके बहुत जल्दी आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा। ध्यान रखिए, कभी भी कोशिश करिए डायरेक्टली किसी बेड वगैरह आप इसको ना रखें, या तो टेबल पर रखें, और कोशिश करिए टेबल पे भी स्टैंड लगा के रखें। तो एकदम एयर पास नीचे होनी जरूरी होती है इसके लिए, वरना हीट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और इसको एक बार चेक करा लीजिए, हीट सिंक वगैरह इसका गड़बड़ हो तो एक बार इसकी क्लीन करा लीजिए। अगर मैं कहूँ तो उसको क्लीन करा लीजिए। जब आप क्लीनिंग कराएंगे, क्लीनिंग ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन क्लीन जस्ट में जो धूल वगैरह कहीं हो गई होगी किट्टी, तो वो आपकी सब निकल जाएगी, हीट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और नीचे सस्ता से ही आता है, जहां आप जाएंगे 200 250 रुपए का स्टैंड आता है, वो ले लीजिए। बिल्कुल आपकी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, एक तो चीज ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, ये जो जनरेशन का जो कंसेप्ट आया वो किस तरीके से आया। हर जनरेशन का एक नाम भी होता है, जैसे 6th जनरेशन स्काई, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2015 में। 7th जनरेशन कब आया है? 2016 में। 8th 9th जनरेशन कब आए हैं? 17 और से 19 के बीच में। 10th जनरेशन कब आया है? 2019 में। लास्ट जो 13th जनरेशन आया, इसका नाम है रैप्टर लेक, ये आया है 2022 में। यानी 22 के बाद अभी कोई लेटेस्ट, 13 के बाद कोई जनरेशन नहीं आई है। तो कोई अगर आपसे कहता है मैं 15th जनरेशन दे रहा हूं, तो 15 भाई होती नहीं है, तो कहां से दे दोगे? तो ये जो जनरेशन होती हैं, जो इस तरह से 6 जनरेशन से लेके नॉर्मली हमारे 13 जनरेशन तक होते हैं। 7 जनरेशन से अगर आप कोई चीज आप ले रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि वो अच्छा लैपटॉप कोई भी आप, यानी मिनिमम आप 7th जनरेशन लैपटॉप मिनिमम लें। इस चीज को ध्यान रखें। कोई भी लैपटॉप आप परचेस कर रहे हो, सबसे पहले उसका प्रोसेसर देखिए कितना। i3 से कम नहीं लेना है, i3 सबसे छोटा है बेसिक ऑपरेशंस के लिए, कोई भी लें। और i3 भी ले रहे हैं तो कम से कम 7th जनरेशन लें आप। क्लियर हो रही बात मेरी आप लोगों को? उससे नीचे आप ना जाएं, वरना आप इसकी कोडिंग वोडिंग में इसका यूज नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आप फंसे रह जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लेटेस्ट आपको जरूरत है, अगर आपकी अपनी वर्किंग के लिए चाहिए
तो सेवन्थ और एट जनरेशन भी आप चूज कर सकते हो, कि जितनी बड़ी जनरेशन की तरफ जाते चले जाओगे उतना ही कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी, उतना ही वो कॉस्टली होता चला जाए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चों? जनरेशन लेनी है लेकिन उतनी भी बड़ी जनरेशन नहीं लेनी है कि आपकी जेब कट जाए। सेवन से लेके अगर आप टेंथ इलेवेंथ तक भी चले जाते हो तो आपको अच्छे मशीनें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। अब ये देखिए, अब इसके अंदर भी जब कंप्यूटर आप लोग लेते हो या सिस्टम आप डालते हो तो वहां पे एक चीज लिखी होती है 64 बिट, 32 बिट। आखिर इसका क्या चक्कर है, ये कहना क्या चाह रहा है? अब टर्म देखिए, तो हम क्या कहते हैं, द टर्म 32 बिट और 64 बिट ऑफ द सीपीयू आर्किटेक्चर। जो सीपीयू होता है हमारा, उसका एक आर्किटेक्चर होता है कि एक बार में आप कितना डेटा प्रोसेस, जो हमने अभी बताया था एक साइकिल में आप कितना डेटा प्रोसेस कर सकते हो, वो मैटर करता है। तो वो 32 बिट का डेटा प्रोसेस कर रहे हो, आप 64 बिट का डेटा प्रोसेस कर रहे हो। जितना ज्यादा डेटा एक बार में प्रोसेस करोगे उतना ही आपका प्रोसेसर फास्ट काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। साथ साथ इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज में चेंज आते हैं। ये मैंने कंपेरिजन चार्ट दिया है आपको यहाँ। जैसे अगर बात करें, हम 30 बिट प्रोसेसर, एक 64 बिट का प्रोसेसर है, तो इसके अंदर की ये 32 बिट का डेटा एक बार में एक साइकिल में आपका प्रोसेस करेगा, ये 64 बिट का डेटा ट्रांसफर कर सकता, आपका प्रोसेस कर सकता है। इसमें जो रैम मैक्सिमम आप लगा सकते हो, 4 GB लगा सकते हो। अगर आपकी 64 GB है तो इसके अंदर 16 EB तक आप, यानी लगभग 256 GB के आसपास तक आप इसको लगा सकते हो। तो यानी अगर प्रोसेसर आपका हल्का सा कम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जो इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं ये 32 बिट के होते हैं, इसमें रजिस्टर 64 बिट के होते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा ये स्लो होता है, ये आपका फास्ट होता है। सॉफ्टवेयर भी अगर आप डालोगे तो देखिए, जो 32 बिट का प्रोसेसर है उसमें केवल 32 बिट का ही डल सकता है, लेकिन 64 बिट वाले पे 32 भी डल सकता है और 64 भी डल सकता है। तो जब सॉफ्टवेयर आप लोग डालते हो इंस्टॉलेशन के लिए तो वहां लिखा होता है कि आप 32 बिट का डाउनलोड कर रहे हो या 64 बिट का डाउनलोड कर रहे हो। तो उसी के हिसाब से पहले आपको अपने प्रोसेसर को देखना है कि आप 64 बिट का आपका प्रोसेसर है या आपका। तो जब भी जैसे मैंने आपको दिखाया था वहां लिखा हुआ था इंटेल, उसके आगे 64, यानी वो 64 बिट का प्रोसेसर था आपका। तो जो सिक्योरिटी फीचर मिलती हैं 32 बिट में आपकी कम मिलती हैं, और इसके अंदर आपका ज़्यादा सिक्योर होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप प्रोसेसर लें, कह के लें 64 बिट का आपका प्रोसेसर होना चाहिए। उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे हैं वो भी हमारा 64 बिट का ही होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, लेटेस्ट अभी 64 बिट ही है, इससे ऊपर अभी कुछ नहीं है। 32 बिट की कोई भी चीज ना लें आज के टाइम में, परफॉर्मेंस बहुत स्लो होती है। ठीक है बच्चों, याद रहेगी ये सारी बातें। तो मेरे ख्याल से प्रोसेसर के बारे में कुछ नॉलेज बढ़ी है आप लोगों की, ये नहीं बढ़ी है? पहले तो आप ये बताइए, जो ये सारी टर्मिनोलॉजी है इनको जानने के बाद क्या लग रहा है कि हाँ, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी था या नहीं था? ये रियल वर्ल्ड में रोजमर्रा की चीजें हैं, ये डेली लाइफ में हम लोग इन टर्म से टकराते हैं, पर हमें कई बार ये नहीं पता होता कि ये हर्ट्ज का क्या चक्कर है, स्पीड से क्या होता है, कोर क्या होती है, हमारी मशीन में कितनी कोर है, और किसी की दूसरी मशीन को आप कैसे चेक करोगे कितना क्या है। ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, डे टू डे की टर्मिनोलॉजी है। ये हमें सबको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सेशंस आप लोगों के, जहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि आपके काम आएंगे और आपकी नॉलेज में डे बाय डे इंक्रीमेंट करेंगे। और मैंने आपसे वायदा लिया था कि 1 महीने के अंदर मैं आपको इतना सॉलिड बना दूंगा, आपका बेस इतना सॉलिड बना दूंगा कि इससे आपको हर चीज की डिटेल्ड नॉलेज आपके पास होगी। और जितना ही आपका बेस मजबूत होगा उतना ही आप बेटर आप होगे किसी भी डेवलपमेंट के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। तो ये एक छोटा सा सेशन है आपका, छोटी सी चीजें हैं जिससे कि हम एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही सिर्फ आज हमने फोकस किया है, क्योंकि आज 2 सेशन कंटिन्यूस में है। तो ये मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। मैंने कहा था आपको जो भी क्वेरीज वगैरह भी हैं आप लोगों की, तो आप इस नंबर पे मुझे क्वेरीज भेज सकते हो। ये ऑफिशियल नंबर है, आप सेव कर सकते हो, ईमेल आईडी पे भी इसको भेज सकते हो। और वो जो भी आपकी क्वेरीज आएंगी अगले सेशन में हम आपको ले लेंगे। नोट्स भेज देता हूँ बेटा। आप बस ये है कि इसको वीडियोस वगैरह को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझिए चीज़ों को। आज हमने टेस्ट नहीं रखा है क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम अभी कम है। तो टेस्ट अभी हम नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करेंगे, इसलिए अभी इसको आज हमने और स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि टाइम अभी आज थोड़ा सा कम था हमारे पास, इसलिए आज हमने वो स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो लोग पाइथन में आना चाहते हैं उनको मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ, विद इन 5 मिनट्स दे कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, और उसमें 9 बजे मुझे क्लास के लिए मिलेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन पे जल्दी मिलते हैं आपसे। ओके बेटा। ओके।